हेलो जी, क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बचे हैं 60 डेज, है ना। आज से अगर अभी से सोचे अपन तो अप्रैल तो गया, मई और जून बचे हैं, तो 60 डेज के आसपास अपने पास बचे हैं। तो और अब आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है। काफ़ी कमेंट आते हैं इस रिगार्डिंग कि मैम अब तैयारी करें या फिर अभी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई तो क्या अब सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इस वीडियो में बने रहें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का देखिए, कोई सिलेक्शन लेना लक नहीं है ना। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए लक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। तो क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा है कंसिस्टेंसी। लगातार जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लगातार जो मेहनत कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा सोचने की बात नहीं है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का पूरा गेम है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम इन 60 डेज़ की स्ट्रेटजी के ऊपर कि क्या ऐसा करें। लास्ट टाइम अब 2 महीने हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। ये आपका ही चैनल है, आप सभी का स्वागत है। मैं मोनिका यादव, लेक्चरर। आज हम बात करेंगे अपने 60 डे जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, इसमें डेली प्लान्स के बारे में बात कर लेंगे कि भाई डेली हमने कितनों की पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीक़ा से पढ़ा कि अब हमारो सब कुछ कवर हो जाए, है ना, और हम मैक्सिमम स्कोर ला पाए। देखो 40% का क्राइटेरिया तो है ही कि 40% तो लाने ही है। पर मान लीजिए पेपर अगर इजी आ गया तो खाली 40% से काम नहीं चलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले साल पेपर सारे टफ आए तो 40% लाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेपर इजी होता है तो कट ऑफ 60% भी चली जाती है। तो आप अपने माइंड को कम से कम 70% 60% के हिसाब से तैयार कीजिए। अपनी पढ़ाई भी इसी हिसाब से कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर पाएँ। उस स्कोर की वजह से आपके अच्छे मेरिट आ सकती है। और मेरिट अच्छे आना इसलिए भी ज़रूरी है, सिलेक्शन ही नहीं लेना अपने को, अच्छी मेरिट लाना इसलिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग में अपने को मौका मिले, अपन बाहर ना जाके अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपने को पोस्टिंग मिल जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है जी। तो चलो अब कर लेते हैं हम बात कि भाई अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहो तो उको एक मोटो खाको आपा देखना कि कैसे तैयारी आपने करनी है। तो देखो सबसे पहले बात ये है कि 60 दिन अगर आप यूज करा तो बहुत बढ़िया है, मतलब कम ना है, खूब ज़्यादा है 60 दिन, पर सही तरीका से यूज करा। और एक तरीको यो भी है कि अगर आप 60 दिन बचे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब समझ में ना हारो के करा, तो फिर वो खतरनाक भी है अपने लिए। तो आपन के करना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है आपने जो ये 60 दिन मिला है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर कट माइंड रखना है के पढ़ना है, यो क्लियर कट रखना है। तो यही बार हम बात करने खातर मैं ये आज वीडियो बना रही आप सबके लिए कि भाई के पढ़ना और कैसे पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान रखो, है ना। तो ये मिस्टेक आप ना करें। एक तो मिस्टेक बता दूं मैं कुछ भाई जो करते हैं, अब कुछ भी रैंडम उठा के मत पढ़ो, ना तो कोई नई किताब पढ़ो, ना कुछ नयो मैटर पढ़ो, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया है, एक बार सिलेबस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मान लो 1% सिलेबस ना हुई हो, कोई कारण से ना हुई हो, तो उसका कोर टॉपिक ढूंढो। उसका कोर टॉपिक क्या होता है? जो मेन टॉपिक रहे, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस रहे। अब वो कैसे पता लगाओगे? वो पीवाईक्यू से पता लगाओगे। पीवाईक्यू देखो और जो उसका कोर टॉपिक है, जो इसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो उसको उठा लो, जो सिलेबस नहीं हुआ है उसमें से, और उसको तैयार कर लो, ठीक है। तो रैंडम अब नहीं पढ़ना है। अब जो पढ़ा है उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ ले है, रिवीजन ना करें। रिवीजन भी कर ले तो प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहे। तो सिर्फ यूँ भी ना करना है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा आप, थ्योरी के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप थ्योरी ना लिखा ना, एग्जाम के अंदर अपना आएंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी कैसे आते हैं? वो स्टेटमेंट बना के पूछते हैं ना, तो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं।
कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, तो आपके वहाँ पे टाइम की बचत भी होगी और इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं है इनकी गलतियाँ नहीं करोगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि टाइमिंग सही रहेगी, हमारा ऐसा पेपर नहीं होएगा कि पेपर ही छूट जाए, जैसे रीट में हुआ था ना कि रीट वाले बच्चों का पेपर ही छूट गया था। तो ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ती है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता नहीं है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं करते ना, कई बार सोचते हैं कि यार क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, MCQ नहीं करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए पेपर सोल्व या PYQ या MCQ ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगली बात है कि अब जैसे बहुत सारा लोग है लाइब्रेरी में जा रहा है ना, लाइब्रेरी में भयंकर पढ़ाई कर रहा है, और कुछ लोग जो पहला कमरा पढ़ा करता, तो अब इन लोगों के मन में ये आ रही है कि भाई आप तो लाइब्रेरी का गया ही कोई ना, तो आप लाइब्रेरी चल जा के, है ना, दूसरा ने देख के, एक तरीका से दूसरा ने देख के अपन सोचे यार वो ऐसे पढ़ रोज है, आप अभी ऐसे पढ़ लागे, तो यो गलती ना करनी है। अब दूसरे को देख के कुछ नहीं करना। देखो दूसरे का सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, अपना दिमाग है, कहीं को दिमाग सुबह ज़्यादा बढ़िया चल है, कहीं को शाम में ज़्यादा बढ़िया चल है, कहीं को रात में ज़्यादा अच्छू काम करे, तो कहीं को दिन में ज़्यादा अच्छू काम करे। तो ये सब चीज़ आपने अपना बारे में तो पता होगी कि भाई आपको दिमाग कब चल है, आप कब सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब जैसे मेरा बताऊँ तो मेरे को पता है कि मैं सुबह के 4-5 घंटा 6 घंटा बहुत अच्छो पढ़े जाए मेरे से, शाम का टाइम मेरे से ना पढ़े जाए, मतलब पढ़े जाए पर वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आती ना, आप पढ़ भी लेंगा लेकिन वो मजे ना आवे। सुबह अगर मैं 6 बजे उठ के 10-11 बजे तक पढ़ दी ना, तो वो मतलब शानदार पढ़ी जगह, वो याद भी अच्छी हो जाए ऐसे। और बाद में फिर शाम के टाइम मैं क्या करती, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती, PYQ पढ़ लिया, या फिर कोई टेस्ट तो लगाए नहीं थे, लेकिन जैसे कोई टेस्ट की बुक ला रखी है, मॉडल टेस्ट पेपर ला रखी है, वो सोल्व कर लिए। तो सबसे ज़्यादा PYQ मैं शाम में करती। ठीक है, तो आप ऐसे कर सको, जो भी आपको टाइमिंग है, आपने बढ़िया सुबह पढ़ो जाए सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो जाए शाम में, तो एक टाइम थ्योरी पढ़ने को रख लो और एक टाइम तुम रख लो अपने MCQ प्रैक्टिस को। दोनों पेपर साथ लेके चलना है, एक ने कम और एक ने ज़्यादा ऐशू नहीं करना है, दोनों की बराबर वेटेज है, दोनों की बराबर भूमिका है, इस चीज़ को थाने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा की स्ट्रेटजी ने कॉपी ना करनी, मतलब दूसरा का चक्कर ना पढ़ना है। कोई कहे थारो भाई लो या भाई ली जो भी है, वो कहे कि हाय चल मेरे साथ अब लाइब्रेरी चला कर, है ना, तो अगर नहीं जा रहे हो तो मत जाना। घर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे अगर पढ़ाई नहीं हो रही, मान लो जितना टाइम निकालना चाह रहे थे आप सेटिस्फाई नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको लग रहा है कि जाना चाहिए तो ही जाना, दूसरे के कहने पे कुछ नहीं करना है। खुद के बैठ के आत्मावलोकन करो, खुद को देखो, खुद को सुनो कि खुद की आत्मा क्या कह रही है ना। आप 5-10 मिनट सुबह योगा किया करो, सुबह ध्यान किया करो, तो अब 10 मिनट 5 मिनट की बात है, उससे आपका क्या है, माइंड भी कंसंट्रेट रहेगा और ऊपर से आपको एकाग्रता मिलेगी। जो भी चीज़ पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें अच्छे से हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि भाई दूसरा की स्ट्रेटेजी फॉलो अपन ना करनी है। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन किया है को स्टोरेज जल्दी बढ़ जाए ऐसे, है ना, जबकि जब एक भी वीडियो रिकॉर्ड करिए वो फिर बढ़ जाए, डिलीट करनी पड़े मैंने। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने क्या ध्यान रखना है ना। ध्यान रखने की कुछ बातें हैं विशेष जो ध्यान रखनी है। एक तो हमें फोकस रहना है, हमने पता होना चाहिए कि भाई हमने यो पढ़ना है, एक अलावा कुछ ना पढ़ना। कोई कहे कि भाई यो पढ़ ले, अभी नोट्स की भरमार आएगी, टेलीग्राम पे बहुत सारा नोट्स, बहुत सारी किताबें, सब कुछ आ जाएगा, मैराथन आ जाएंगी, लोग इतने मैराथन कराएंगे यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, देखो शाम को अगर जब फ्री रहो हम कि मान लो रोटी खा रहा सो तो कोई की मैराथन देख लो। लाइव क्लास की बजाय आप रिकॉर्डेड देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 की स्पीड पर चला कर रिकॉर्डेड देख लो तो उससे थानी फायदा हो जाएगा, फटाफट देख पाओगा, है ना। देखो यूटिलाइज करना अच्छी बात है, सोशल मीडिया है तो आपको फ़ायदा उठाना, नुकसान की बजाय अपने क्या करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। तो फ़ायदे के लिए अपने क्या करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर अपने कोई भी मान लो मैराथन डाल रखी है, PYQ डाल रखे हैं, खूब लोग डाल भी रहे हैं, तो उनकी पहले दिन की वीडियो, 2 दिन पुरानी वीडियो, अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, तो आप 2 की स्पीड पे करके 2x पे करके और दमादम देख लो। 2x पे ना समझ में आए तो 1.5 पे कर लो, 1.75 पे कर लो। थारी राज्य आओ जब थान समझ में आए वही हिसाब से कर लो। खाना खाता टाइम, टहलता टाइम, घूमता टाइम, ये सब चीज़ें से आपका काम आसान हो जाएगा। और जो कुछ गृहिणी है, मान लो बाल बच्चा संभाल रही है, तो काम करता वक्त ईयरबड
लगा सके है और वो सब इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकती है। फ़ोन रख लो साइड में और ईयरबड लगा लो, रोटी राटी बना रहा हो तो देख लो और बढ़ाता जाओ, ठीक है ना जी। तो इससे क्या है कि बहुत आराम से आपको सिलेबस भी कवर होगो, कॉन्फिडेंस भी आएगो और कोई क्वेश्चन कराई तो क्वेश्चन अपन आवी तो अपनो कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, अपन ऐसे लगे कि यार ठीक है हाँ अपन आ रो है पढ़ो है तो थोड़ा सा मतलब फर्क पड़े से, ठीक है। अब और चीज़ है कि लिमिटेड सोर्स रखना है, इधर उधर ना भटकना है, ये चीज़ की मैं बताई दी था ने। और डेली का टारगेट फिक्स कर लो कि अपन इतना टॉपिक पढ़ना है या रिवाइज करना है तो करना ही है, ठीक। अब बात करा सा आपा 60 दिन है अपने कन, तो 60 दिन ने आपा कैसे बांट लिया, 3 भागा में बांट लिया भाई। 30 दिन का 2 महीना हो गया, लेकिन आपा क्या करांगा कि एक महीना पहला 30 दिन में क्या करा और उसके बाद हम 20 दिन और फिर 10 दिन को टारगेट रखा, ठीक है। तो पहला जो 30 दिन है वो कमाए आपा करांगा कि भाई सिलेबस बच्चों कुछ है जो निपटा दिया, कुछ बच भी रहे होगो और कोई जो कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई भी ऐसा टॉपिक है जिन पे कॉन्सेप्ट चल रहा है तो वे कॉन्सेप्ट एक बार आप क्लियर कर लिया है ना। और जो भी सब्जेक्ट अपना बच रहा है नया कोई 2 सब्जेक्ट ले सको, और अगर हो गए तो नोट्स को रिवीजन को रख लो कि भाई नोट्स आप पढ़ लिया एक बार और आप 1 महीना पढ़ देंगा तो सिलेबस पूरा निपटानो है। अगला 1 महीना में कुछ भी ना बचना चाहिए थारो, छोड़न छाड़न को विचार त्याग दो। कोई भी अगर सब्जेक्ट बड़ो है समझ में ना हारो तो क्या कर सको वो कमाए भी आपने ये करना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट ढूंढना है, कोर टॉपिक ढूंढना है कि भाई इससे क्वेश्चन आता ही आता है, उन टॉपिक को तो कवर करना ही करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन अपने पास नहीं है, ठीक है। पूरा टॉपिक कोई का ना छोड़ना है। फिर बात कर रहे हैं कि हम 31 से 50 दिन के करांगा, हमने सिलेबस पढ़ लियो, पहले एक बार पढ़ लियो तो दोबारा 30 दिन हम पढ़ लियो, महीना हम पढ़ लियो। अब अपन करना है टेस्ट देना है और PYQ करना है ना। टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट सीरीज कोई भी ले रखी है वो उससे कर लेना। PYQ जो भी किताब हो, यूट्यूब पे खूब PYQ करा रखे हैं लोगों ने, उनके PYQ करना ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। कई बार PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें। एक बात, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अदर किसी ग्रेड में है या कहीं और भी पूछे जाते हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। देखिए RPSC का और RSSB का जो पेपर है वे अलग अलग पैटर्न का है। अगर RPSC की तैयारी कर रहा हो तो RPSC के पेपर देखना ज़्यादा फायदेफुल रहेगा, और अगर RSSB की तैयारी कर रहे हैं लोग, कर्मचारी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंडर में आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न अलग होता है, तो उनके एग्जाम में आप ना घुसे, उनके एग्जाम के पेपर देखने की मेरे को नहीं लगता ज़्यादा नीड है, क्योंकि RPSC का लेवल ही एक बहुत अच्छा लेवल है जिस हिसाब से वो पेपर तैयार करती है। तो उसी के पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो उससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई। अब 51 से 60 दिन 10 दिन बच गया, वो 10 दिन में आप क्या करांगा, आप भाई पढ़ लिया, टेस्ट दे लिया, PYQ कर लिया। अब लास्ट का 10 दिन में क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप पढ़ रहा होगा, पहला 30 दिन हम पढ़ रहा होगा तो उसमें जो भी टॉपिक आपने लगा कि ये फैक्टफुल टॉपिक है, अपने को याद नहीं रह सकता। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कभी मतलब याद नहीं होते, जनगणना है पढ़ा आपा खूब लेकिन फिर भी डाटा इतना ज़्यादा है भूल जा, इको सर्वे पढ़ा डाटा इतना ज़्यादा है भूल जा। तो ऐसे जो इनके डाटा भयंकर ज़्यादा हैं, भूलने के चांस ज़्यादा है, उनको आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, छोटा छोटा लिखता जाओ, कीवर्ड लिखता जाओ, पूरा नोट्स छापना ना है, बस थाना समझ में आ जाए इतना ही बनाना है, दूसरा के लिए बनाना ना है कि कोई दूसरा अच्छे से पढ़े ना, इतना बना लो। एक शब्द लिख लो, उनका आगे का डाटा लिख लो ताकि थान समझ में आ जाए। एक में नहाओ तो 2 शब्द लिख लो, अपना अकॉर्डिंग हम बना सको। फिर वो लास्ट का 10 दिन हम काम आएगा, जो छोटा नोट्स बनाए ना, शॉर्ट नोट्स, वे आपके लास्ट का 10 दिन में रिवाइज करने में बहुत काम आएंगे। और 1-2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लेना जिससे टाइम मैनेजमेंट आ जाए कि भाई कहीं टाइम वाइम इधर उधर तो नहीं हो गया या फिर अपन पूरा ही पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो उससे ये बेनिफिट मिल जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डेली को रूटीन क्या होना चाहिए। देखो रूटीन को तो ये है कि जितनी भी बजे हम उठ रहा हो वो आपका रूटीन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई लोग रात को पढ़ते हैं, कोई लोग दिन में पढ़े, कोई लोग सुबह पढ़े, है ना, तो 2-3 शिफ्ट कर लो। जब भी पढ़ रहा हो सुबह शाम रात में 2-3 शिफ्ट कर लो, और उस शिफ्ट के अंदर क्या करो कि भाई जो फ्रेश माइंड से जब भी आप उठ रहा हो अच्छो पढ़ो जाए आपसे, वो टाइम आपने हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपने लागन है सबसे खतरनाक है, अपना बस में ना हारो, वो सब्जेक्ट ने वो टाइम निपटा दो,
ठीक है। उसके बाद अगर थ्योरी नोट्स पढ़ लो, टाइम बच जाए तो, ना पढ़ जाए तो कोई बात ना, फिर दूसरा शिफ्ट में आप टेस्ट वेस्ट दे लो कि अरे थ्योरी पढ़ के आप बोर हो जाए। अब थ्योरी पढ़ के बोर हो गया तो फिर आप क्या करना, टेस्ट वेस्ट देना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, है ना। फिर करंट अफेयर देख लो कि भाई करंट अफेयर भी तो इंपॉर्टेंट है, तो उस और माइंड फ्रेश हो जाए। और फिर लास्ट में एक बार और थ्योरी देख लो, एक बार देख लो कि भाई कोई टेस्ट वेस्ट दियो है तो वो कमाई कौन सा सवाल अपन ना हारा, ये सवाल क्यों ना हारा, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, एक दो बार रिवाइज करोगा तो फिर वे आ जाएगा। तो ऐसा रूल बनाओ कि भाई 2-3 टुकड़ा में बांटो अपना पूरा दिन ने, और 2-3 टुकड़ा ने बांट के उस टुकड़े के हिसाब से मतलब अपने चीज़ों को फिक्स कर लो कि भाई सुबह अपन यो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर के मैं अपन टेस्ट देना है, नींद आओ से तो टेस्ट भी ना आएगी, तो टेस्ट देंगा तो, और शाम के टाइम ने आपा कोई मॉक वोक जो भी दियो टेस्ट दियो, उसमें जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस कर ले, करंट अफेयर पढ़ ले, ठीक है। और उसके साथ में यूट्यूब की कोई वीडियो वाडियो देख ले जिससे कि अपने को बेनिफिट मिले। अब सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, जीके है। तो जीके के अंदर क्या करना है, जो स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट है उसको मिक्स करके पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, कुछ ज्योग्राफी के अंदर करंट से मिक्स करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट में कोई मुद्दा ऐसा चल रहा है जो ज्योग्राफिकल है, या फिर कोई मान लिया वन रिपोर्ट वगैरह आई हुई है, तो वो ज्योग्राफी में ही काउंट हो जाती है, तो आपको उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। पशुधन के रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर देखना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, करंट से आप उसको रिलेट करके पढ़े। दूसरी बात, पॉलिटिकल में भी कभी कभी क्वेश्चन जैसे करंट के कुछ मुद्दों से आ जाता है ना। आप राष्ट्रपति का अगर चर्चा में है या फिर कोई और चर्चा में है, करंट में ये ध्यान रखें जो भी चीज़ चर्चा में है, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, ज्योग्राफी की हो, या हिस्ट्री का भी कोई अगर पार्ट न्यूज़पेपर वगैरह में आया है तो उसको आप ज़रूर ध्यान दे लें। या सूजस में किसी के बारे में पूछा गया है, सूजस में भी आता रहता है, हिस्टोरिकल मंदिर के बारे में या फिर स्थापत्य के बारे में घना ही पूछा जाए, तो उन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा बस इतनी नज़र रख ले कि किस मंदिर के बारे में क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि सूजस वगैरह से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अपन ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से पूछा है वो क्वेश्चन। तो करंट से रिलेट करके हर सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा आज के टाइम में ज़रूरी हो गया, तभी हम कंपटीशन में अपना जगह बना पाएंगे, अपने स्थान बना पाएंगे। तो ज़रूर आप करंट से रिलेट करके पढ़ें। अगली बात है क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी भाई फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। तो साइकोलॉजी के लिए क्या करें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। दूसरी चीज़ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे किसी ने किसी की परिभाषा दी है, मनोविज्ञान की परिभाषा दी है ना, तो जो ज़्यादा रिपीटेड है उनको याद कर ले, उनके कीवर्ड याद कर ले। कोई भी जैसे क्रो है तो सीखने सिखाने की बात करता है, तो ऐसे याद कर लें कि भाई ठीक है ये 2 वर्ड है, क्रो और सीखना सिखाना इसका 2 वर्ड है, उससे कनेक्ट कर ले। आपकी जैसे भी निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको याद रह सकता है, उस आधार पे आप इसको कवर कर सकते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार सब चीज़ पढ़ ली, उसके बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आपकी इस टॉपिक पे कमांड होएगी और अच्छे नंबर दिला सकता है ये टॉपिक, इतना बढ़िया है अगर अच्छा हो जाए तो। फिर सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए और PYQ जरूर सोल्व करते जाइए, जिससे कि आपको अंदाजा रहे भाई सब्जेक्ट की डिमांड कितनी है, कितना क्या क्वेश्चन कितने डीपली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, थ्योरी 20% पढ़नी है, 80% क्वेश्चन करना है ना। 80-20 का रूल याद रखो कि अब थ्योरी कम पढ़नी है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे कुछ कहावत है इंग्लिश के अंदर कि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। PYQ पे फोकस कर सकते हैं, जितने PYQ आपको मिले। दिशा सबसे बढ़िया है मुझे तो लगता है, पर दिशा के अलावा जैसे और टॉपिक बच जाते हैं इंडिया वगैरह के, तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो अपने निकालते हैं कि भाई ये हमारे पब्लिकेशन है और उसमें PYQ दिए रहते हैं। तो वहाँ से आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जिसमें व्याख्या दे रखी हो, वो बेनिफिशियरी रहेगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो भी दो उसको एनालिसिस जरूर करना, जरूर देखना कौन सा सवाल गलत क्यों है, उसका सही आंसर क्या है, और उसको अगर लगे कि इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसको लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। अब रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, ये बात सबको पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सबसे ज़्यादा फोकस करें रिवीजन के अंदर। भाई आप अपने एक अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि एक दिन में रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, ये आपकी प्लानिंग हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखो 60 दिन अब बहुत ऐसा भी कोई ना कि कम दिन है या ये भी कोई ना बहुत ज़्यादा दिन है, एक अप्रोप्रिएट टाइम है। तो अब आपको क्या करना है, 60 दिन आपकी लाइफ बदल सके, तो थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर
कंट्रोल कर दो, थोड़ा कम चलाओ, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब भी कम चलाओ, शॉर्ट्स का चक्कर में ना पड़ो, है ना। और एक अभी आत्मविश्वास को खेल पूरो डगमगाणो ना है ना, दूसरा से कंपेरिजन ना करनो, फलाना 18 घंटा पढ़ रहे हो, 20 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है यार, आप 6 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका मन बढ़िया है, आपका दिमाग अच्छा है, तो 6 घंटा की भी घनी है। अपना आपने संतुष्ट रखना है, अपने काम से खुद को संतुष्ट रखना है। वही बात कि आत्म अवलोकन करना है, खुद ने देखना है कि क्या अपन अपने आप से संतुष्ट है। अगर हम हैं तो ठीक है, हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम आएगा, चाहे कोई 18 घंटा पढ़ रहा हो तो उसका काम आएगा। अपनी कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाना है, कोशिश करना है डिप्रेशन में ना हानो, स्ट्रेस में ना हानो, आपन कोशिश करना है कि आपा भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पा, ताकि मतलब दूसरों बाजी ना मार जाए। आपा ने भी वो बाजी मारनी है, दूसरों तो ठीक है अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आपा ने भी मेहनत खूब करनी है। और स्मार्ट वर्क तो करना ही है भाई, जो PYQ अगर बताया है वो तो पढ़ना ही है, उससे ही ज़्यादा सिलेक्शन। कोई भी आप टॉपर के इंटरव्यू सुन लेना, सभी यही कहते हैं PYQ के, और हर जगह से वही है कि सारी किताबें कोई नहीं पढ़ता, पूरी किताब में से टॉपिक्स डिसाइड होते हैं कि ये टॉपिक इस किताब में से पढ़ेंगे, ये टॉपिक उस नोट्स में से पढ़ेंगे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक वो कर लो, पर शॉर्ट नोट्स लास्ट में ज़रूर बना लेना, ताकि फिर कंपाइल कर लो एक जगह, फटाफट रिवाइज हो पाए, ठीक है। अब अगर आपने ये स्ट्रेटेजी ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो आपको सिलेक्शन कोई ना रोक सके, सिलेक्शन आपको श्योर है। अब कमेंट बॉक्स में सब लिखेंगे कि 60 डे चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, तो मेरे को पता चले कि भाई कितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं तैयारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ हूँ भाई, आपकी सक्सेस में, आपके जो भी लास्ट टाइम तक कुछ भी आपने ज़रूरत हो वो मेरा पूरा साथ आपके साथ है, कोई हो ना हो मैं ज़रूर हूँ। बाकी आप कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपके मन की इच्छा हो, या मन में कोई ऐसी बात हो किसी से कह ना पा रहा, बिल्कुल ज़रूर शेयर कीजिए, मन हल्का होगा, डिप्रेशन कम होगा, और अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ना भलो आप खुद करांगा, कोई दूसरा व्यक्ति कोई कह को भलो ना कर सके, कोई किसी के बारे में बहुत अच्छा भी नहीं सोचता। सच बात तो यह है कि माता पिता और गुरु के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन के अंदर जो आपका भला चाहेगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपनों भलो खुद सोचना है, खुद के लिए सब कुछ करना है, दूसरा के लिए कदापि कुछ ना करना, कदे भी ना सोचना आप माँ बाप खातर कर रहा, सास ससुर खातर कर रहा, पति खातर कर रहा, ना आप अपना खातर कर रहा, और अपने को जरूरत है इसलिए कर रहे हैं। तो मेहनत भी खुद के लिए ही करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा के लिए करा आपा तो दूसरा भानो हो जाए, ना करण को भानो अपन मिल जाए, अपना मन ने मिल जाए। तो सब चीज़ खुद के लिए करो, कोई साथ दे ना दे मैं ज़रूर आपके साथ हूँ। जो भी समस्या हो बताओ, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि 60 डे चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके जी, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।